हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये करंट अफेयर क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे एजुकेशन रेड जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मास्टर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए फेडरल बैंक और वन कार्ड में साझेदारी हो गई। 22 सितंबर 2021 को निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए वन कार्ड के साथ एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की। डिटेल देखते हैं तो साझेदारी का उद्देश्य देश भर के युवा तकनीकी प्रेमी आबादी को एक सहज डिजिटल अनुभव प्रदान करना है। वन कार्ड को एक फिनटेक स्टार्टअप एफपीएल टेक्नोलॉजीज़ द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में क्रेडिट कार्ड और भुगतान में डिजिटल क्रांति लाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र में ऊपर आया बंगलौर, यानी बंगलौर की जो रैंकिंग है वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र में वो ऊपर आई है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व स्तर पर सफल स्टार्टअप बनाने के लिए विश्व के सबसे अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र के वार्षिक विश्लेषण में बंगलौर 3 स्थान ऊपर 23वें स्थान पर पहुंच गया। डिटेल देखते हैं इस न्यूज़ का। तो रिपोर्ट में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली सबसे ऊपर है। कैलिफोर्निया देश में स्थित है सिलिकॉन वैली, वो इस रैंक में सबसे ऊपर है। इस रिपोर्ट में दिल्ली 36वें स्थान पर रहा। मुंबई लगातार दूसरे वर्ष समान अंतर टाइप इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। चलिए अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं हम। ताइवान ने ट्रांस पैसिफिक मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए किया आवेदन। तो ताइवान ने 22 सितंबर 2021 को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP व्यापार समूह के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए एक आधिकारिक आवेदन दायर किया। विस्तार से देखते हैं इसको। CPTPP ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ये आपके लिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मार्च 2018 में चिली के सैंटियागो में इन 11 देशों के इस पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। MSME का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और तमिलनाडु सरकार में समझौता। ये भी न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो MSME का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और तमिलनाडु सरकार में समझौता हुआ। डिटेल देखते हैं इसका। 22 सितंबर 2021 को वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग MSME के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। वॉलमार्ट वृद्धि और फ्लिपकार्ट समर्थ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से MOU का उद्देश्य तमिलनाडु के MSME कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना और उन्हें विकसित करने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन प्रदान करना जारी रखना है। तो ये करंट अफेयर बड़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं हम। 30 सितंबर को आरोग्य मंथन उद्घाटन करेंगे मनसुख मंडाविया। अगर मनसुख मंडाविया की हम बात करें तो हमारे जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। चलिए अब इस न्यूज़ की
विस्तार से थोड़ा देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 23 सितंबर 2021 को ABPMJAY के तीसरी वर्षगांठ के आभासी उद्घाटन सत्र का उद्घाटन करेंगे, जिसे आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाया जाएगा। ABPMJAY की वर्षगांठ को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ABPMJ का पूर्ण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यानी ABPMJ का फुल फॉर्म जो है वो पूर्ण रूप से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला भारतीय SaaS स्टार्टअप बना फ्रेशवर्क्स। अगर इस न्यूज़ की हम डिटेल की बात करें तो 22 सितंबर 2021 को टेक फर्म फ्रेशवर्क ने $1 अरब IPO के बाद नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शुरुआत की, जिससे यह अमेरिकी स्थित बाजार में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय SaaS कंपनी बन गई। सान मातियो कैलिफोर्निया स्थित मुख्यालय वाली एक सॉफ्टवेयर एस आ सर्विस कंपनी के साथ 2010 में चेन्नई में गिरीश मातृबूथम और शान कृष्णासामी द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम। 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में हुआ अक्रा, यानी अक्रा को जो है 2023 के लिए यूनेस्को द्वारा पुस्तक राजधानी घोषित किया गया। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है, डिटेल इस न्यूज़ का हम देखते हैं। यूनेस्को के महानिदेशक एंड्रे ओजोल, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम है, आप इसका नाम याद कर ले। एंड्रे ओजोल ने 2023 के लिए अक्रा घाना को, अगर मैं यूनेस्को की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाएगा न्यूयॉर्क में। तो यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में अक्रा को घोषित किया गया। समारोह का वर्ष 23 अप्रैल 2023 को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पर शुरू होगा। यूनेस्को WV कैपिटल के रूप में नामित शहर राष्ट्रीय सीमाओं के पार सभी उम्र और जनसंख्या समूहों के लिए पुस्तकों और पढ़ने को बढ़ावा देने और वर्ष के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करने का कार्य करते हैं। अगली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला हमारे लिए। राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने किया राज्य भवन उद्यान में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उद्घाटन। आप इसको ज़रूर नोट करें। अगर डिटेल की बात करें इस न्यूज़ का तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने 22 सितंबर 2021 को राजभवन में उद्यान में ड्रिप सिंचाई प्रणाली, अजोला उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का उद्घाटन किया। इकाइयों की स्थापना श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा की गई। अजोला गायों और पशुओं के लिए पौष्टिक भोजन का कार्य करता है और जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। अगली न्यूज़, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विविध विकिरण सुविधा स्थापित करेगा आंध्र प्रदेश। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकिरण सुविधा स्थापित करेगा आंध्र प्रदेश। विस्तार से देखते हैं इस न्यूज़ को। आंध्र प्रदेश सरकार ने फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृष्णा जिले के मल्लावली मॉडल औद्योगिक पार्क
में एक विकिरण सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित सुविधा गामा विकिरण सुविधा और एक पैक हाउस के साथ राज्य में अपनी तरह की पहली सुविधा होगी, जो निर्यातकों और किसानों के लिए समान रूप से नए बाजार और आय के रास्ते खोलेगी। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। DAHD और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पशुधन में सुधार के लिए समझौता हुआ। पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD भारत सरकार और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत के पशुधन क्षेत्र में निरंतर सुधार लाने के लिए एक साथ कार्य करने के लिए बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और डिटेल देखते हैं हम इसका। तो इस साझेदारी के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मंच की स्थापना की जाएगी, ताकि छोटे पैमानों पर उत्पादकों के समन्वय, उत्पादकता में सुधार और आजीविका का समर्थन किया जा सके। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर आपको कैसी लग रही है, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताते रहें, जिससे हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। चलिए आगे। 107 वर्ष की जापानी बहनें, विश्व की सबसे बुजुर्ग समरूप जुड़वा, ये इनके नाम रिकॉर्ड हुआ है, तो आप भी इसको जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं, हम डिटेल देखते हैं इस वीडियो पर। जापानी बहनें उमेना सुमियाओ और कौमे कोडमा सितंबर 2021 में 107 वर्ष और 300 दिन की हो गईं। इस प्रकार आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित समरूप जुड़वा लोगों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जापानी बहनें अब तक की सबसे बुजुर्ग समरूप जुड़वा हैं। इससे पहले जापान की बहनें किन नरिता और जिन कानी ने सबसे पुराने जीवित समरूप जुड़वा बच्चे का खिताब अपने नाम किया था। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ। सरकार ने की बैड बैंक के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना। विस्तार से देखते हैं इसको। सरकार ने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। यह एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो खराब ऋणों को, यानी ऐसे ऋण जो तो लोग ले लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं, या दिवालिया लोगों के जैसे जो ऋण ले लेते हैं, तो इस तरह के ऋण के लिए जो खराब ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कार्य करेगी। इसे 50 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी पर 80.5 लाख रुपए की चुकता पूंजी के साथ स्थापित किया गया है। अरविंद सदाशिव मेकासी को भारतीय स्टेट बैंक के नामिक निदेशक रूप में बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि अरविंद सदाशिव मेकासी को भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक के रूप में बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सरकार ने निवेशकों के लिए लॉन्च किया सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। चलिए इस खबर को थोड़ा पहले विस्तार से देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2021 को नेशनल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया। यह निवेशकों को एक ही मंच पर केंद्र एवं राज्य सरकारों से मंजूरी की पहचान करने और प्राप्त करने में सक्षम करेगा। यह सूचना विषमता और प्लेटफार्मों पर प्रस्तुत सूचना के दोहराव को संबोधित करेगा। यह 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में स्वीकृतियों की मेजबानी करता है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगर क्वेश्चन आपके यहाँ आ जाए सांकेतिक भाषाओं का
अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका होगा 23 सितंबर। विस्तार से देखते हैं हम इसको। हर वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने वर्ष 2021 के लिए वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स को विषय वस्तु के रूप में घोषित किया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसको भी देख लीजिएगा। बधिरों के लिए विश्व संघ के अनुसार विश्व भर में 70 मिलियन, यानी आप ऐसे 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ से अधिक लोग क्या हैं? बहिर हैं। उनमें से 80% से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं, यानी अगर हम विकसित देशों की बात करें तो उसमें केवल 20% जितने बहिर पाए जाते हैं उसमें से निवास करते हैं। वह 300 से अधिक विभिन्न सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। बधिरों के लिए सांकेतिक भाषा तो 300 से अधिक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरकार ने आईएल और एफएस के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने बढ़ाया उदय कोटक का कार्यकाल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए, आप इसे ज़रूर नोट करिएगा। चलिए विस्तार से देखते हैं इसको। सरकार ने उदय कोटक के कार्यकाल को आईएल और एफएस समूह के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। वे कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय राज्य वित्त पोषित आधारभूत संरचना विकास और वित्त कंपनी है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप इसको ज़रूर नोट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय राज्य वित्त पोषित आधारभूत संरचना विकास और वित्त कंपनी है। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कामरूप जिले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि कामरूप ज़िले की बात करें तो ये असम में है। चलिए अब इसका डिटेल देखते हैं हम। असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राज्य के कामरूप ज़िले के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। हालांकि यह चाय पार्क इसके चाय उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा। पार्क में एल और पोर्ट कनेक्टिविटी भी होगी। एक छत के नीचे कार्गो और गोदाम और चाय ग्राइंडिंग ब्लीडिंग आदि जैसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 1 अक्टूबर से नागरिक उड्डयन सचिव का पद संभालेंगे राजीव बंसल। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है कि 1 अक्टूबर से नागरिक उड्डयन सचिव का पद कौन संभालेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव बंसल। चलिए आगे इसका डिटेल देखते हैं। आईएएस अधिकारी राजीव बंसल 1 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे वर्तमान में एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनकी नियुक्ति 30 सितंबर 2021 को प्रदीप सिंह खरोला के सेवानिवृत्ति होने के बाद हुई है। खरोला को फरवरी 2019 में सचिव MOCA के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की घोषणा करती है पॉलिसी 4.0। ये काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा इस समय चल रहा है, पॉलिसी 4.0। तो इसका अब हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। डिजिटल मुद्रा नीति अनुसंधान निकाय पॉलिसी 4.0 ने अपने सलाहकार बोर्ड की
नियुक्ति की घोषणा की है। आरबीआई बोर्ड में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य आसिमा गोयल, सेबी के पूर्व नियामक संदीप पारेख आदि शामिल हैं। पॉलिसी 4.0 एक अद्वितीय भारतीय नीति सलाहकार निकाय है जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, जो निर्णय लेने वालों के लिए अनुसंधान और सलाह विकसित करती है। अगली न्यूज, जापान के लोग में मौजूद हैं 3 प्राचीन आबादी के आनुवंशिक हस्ताक्षर। चलिए इस न्यूज की डिटेल देखते हैं। एक शोध में पता चला है कि जापान के लोग केवल 2 के बजाय 3 प्राचीन आबादी के आनुवंशिक हस्ताक्षर धारण करते हैं। अध्ययन के लिए जिन कंकालों से डीएनए निकाला गया, उनमें से सबसे पुराना कंकाल लगभग 9000 वर्ष पहले एहिम प्रांत में एक जोमोन काल की साइट की एक महिला की थी। यह अध्ययन साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अगली न्यूज, सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षा परिणाम रिकॉर्ड करने के लिए पेश किया तकनीकी समाधान। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। डिटेल देखते हैं हम इसका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक लिंक्ड चेन संरचना में अपने परिणाम प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके एकेडमिक डॉक्यूमेंट नाम एक समाधान निर्धारित किया है। उच्च अध्ययन में प्रवेश के समय सत्यापन के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एकेडमिक ब्लॉकचेन डॉक्यूमेंट का उपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कंपनी जॉब ऑफ़र के लिए भी कर सकती है। चलिए आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।